ओके, सो हेलो एवरीवन। हमने अभी क्या अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। तो हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि एफएक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, उसमें डिग्री क्या होता है, जीरो क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अभी हम लोग जो पॉलिनोमियल कवर करेंगे इस लेक्चर में वो मेनली कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल फॉर्म में कैसे होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ग्राफिकल फॉर्म में कैसे होता है। तो अभी हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्या कवर करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक हमारा लीनियर इक्वेशन का और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कवर करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक का, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हमें किसका किसका पढ़ना है। एक लीनियर इक्वेशन का और दूसरा क्वाड्रेटिक का। ठीक है, किस किस का पढ़ना है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होने वाला स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होने वाला है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला किस शेप का होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, यू शेप का होता है हमारा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का शेप क्या होता है हमारा, यू शेप्ड होता है। तो ये अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है और डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। तो पैराबोला हमारा कितने तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा अपवर्ड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा हमारा और डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा और डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा पैराबोला का उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अपवर्ड पैराबोला बनने का क्या क्राइटेरिया है, डाउनवर्ड पैराबोला बनने का क्या क्राइटेरिया है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, तो लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बट देयर आर लेस चांसेस। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफएक्स को हम लोग, अगर लीनियर इक्वेशन है हमारा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो इसकी डिग्री क्या होगी। लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होगी, 1 होगी। हमने इसको पढ़ा था, इसका जनरल फॉर्म ले लेते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वो कितनी है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग लीनियर इक्वेशन को कि ग्राफ को पहले समझेंगे। देखिए अब आप मुझे ये बताइए, जैसे जैसे मैं x को चेंज करता जाऊंगा,
ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर हमारे पास, मैं इसको y मान लूँ, एफ एक्स को मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेंट्स को बनाते हैं, नंबर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। आप लोग अपने नोटबुक में स्केल्स की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है y एक्सिस। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। ये वाला हमारा हो जाता है x एक्सिस, और ये वाला हो जाता है हमारा माइनस ऑफ x एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पे x भी पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पे x और y दोनों नेगेटिव होता है। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस फॉर्म में, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ये इस लीनियर इक्वेशन का ये क्या है, जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है, आपको याद रखना है हमेशा, कैसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा हमारे पास, कैसा ग्राफ निकल करके आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलिए एक पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, पूरे एक्स एक्सिस पे हमारी जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या याद रखना है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है ना, इस पूरे एक्स एक्सिस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये जो हमारा y एक्सिस है, ठीक है, तो इस पूरे y एक्सिस में हमारा x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारा x एक्सिस कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल इस एक्सिस पे कहीं भी अगर हम लोग y की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी। और हमारा y एक्सिस कैसे मूव कर रहा है, वो वर्टिकली मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे y एक्सिस पे कहीं भी हम निकाले तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये निकालते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इसका जो ग्राफ आएगा, इसको जब हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगा, ये इधर से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, इधर से पास होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, किस तरीके का होगा, ये हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। इस एक्सिस, इस पूरे प्लॉट में हम लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो अगर 2 पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 यानी वो पॉइंट हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, x हमारा 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कीजिएगा इसमें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, b। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। तो हम लोग पॉइंट को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना है, b। तो 0, b हमारा एक पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब दूसरे पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y को 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब y हमारा 0 कहाँ पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, हमारी x एक्सिस पे होती है। तो y इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी माइनस ऑफ b अपॉन ए। क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ b अपॉन ए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए कॉमा
0। तो अगर हमारा बी और ए पॉजिटिव इंटीजर्स है, बी और ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स नेगेटिव आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो लेफ्ट साइड में हमारा लाई करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। कब होती है, अगर हमारा ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए और बी क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी हमारे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बी की वैल्यू यहाँ लाई करेगी। तो हम लोग मान लेते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू इधर लाई करेगी, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे माइनस बी अपॉन ए लाई करेगा। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी, और वाई की वैल्यू तो वैसे भी 0 है। दूसरा पॉइंट क्या था, 0 कॉमा बी, यानी वाई एक्सिस पे 0 कॉमा बी प्लस बी है, तो यानी प्लस वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो 0 कॉमा बी हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो हमारा माइनस बी कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इस 2 पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ हमारे लीनियर इक्वेशन का है। अब सिमिलरली इस पे अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इधर लाई करता, तो हमारा ग्राफ ऐसा आता। y की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो ये ग्राफ ऐसा आता, y की वैल्यू भी नेगेटिव और x की वैल्यू भी नेगेटिव आती तो ये ग्राफ हमारा ऐसा आता। तो इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है हमने ये भी देखा। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, अब हम आने वाले लीनियर इक्वेशन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप ये देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये याद रखना है हमें, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि x की वैल्यू कहीं पे 0 है, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू b आ गई निकल करके। अब y की वैल्यू कहीं पे 0 है, यानी वो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये जो ग्राफ हमारा इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म का आ रहा था वो निकल जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग इसी तरीके से क्या डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपने पढ़ लिया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल हो आप आराम से बना सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इस वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरे तरीके से कंसेप्चुअली कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अच्छे तरीके से पहले समझेंगे, फिर हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ नहीं पाएंगे तो हमें इसके ग्राफ को फॉर्म करने में दिक्कतें आएंगी। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है, ये होने वाला है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो मैंने बहुत बार बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर अवेलेबल। तो हाईएस्ट पावर अवेलेबल हमारे पास क्या है, एक्स का 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके जीरोस कितने होंगे, कितने जीरो होंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके कितने जीरो होंगे जी, इसके 2 जीरो होंगे। क्यों 2 जीरो होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिग्री होती है वही डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो x की 2 वैल्यू आएगी जिसके लिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। अल्फा और बीटा जो है क्या है हमारे पास, एफ एक्स का जीरो है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, जीरो है, यानी एक्स की वैल्यू अगर हम लोग अल्फा रखते हैं तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू बीटा रखते हैं तो भी हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा यानी x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। सिमिलरली x इक्वल टू बीटा है अगर, तो x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ये b नहीं है, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। b से थोड़ा सा ये इधर पूछ हम लोग अगर निकाल दें ये बीटा बन जाता है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो और x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू अगर इसमें हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो ये एफ एक्स जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम लोग इसमें बीटा पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इस तरीके से एफ एक्स को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और आगे कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं k क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये हमारा एफ एक्स ये भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो कि अगर x इक्वल टू अल्फा रखते हैं हम लोग, हमने क्या बोला था कि x इक्वल टू अल्फा क्या है, इसका जीरो है, यानी अल्फा x की जगह अल्फा रखेंगे तो एफ एक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, x की जगह अगर आप अल्फा रखो तो ये अल्फा माइनस अल्फा जीरो, जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्टीमेटली इसको क्या बना देगा, जीरो। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, जी हाँ भाई सही बात है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, यानी ये हमारा एफ एक्स सही है, हमने जो रिप्रेजेंट किया था अभी तक, हाँ सही है। अब यहाँ पे चेक करते हैं बीटा भी, क्योंकि इसका जीरो है तो अब इसके जगह एक्स की जगह बीटा रखेंगे तो भी जीरो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बीटा रखें एक्स की जगह तो ये बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, इसको जीरो बना देगा। तो यानी हमने जो एज्यूम किया है कि एफ एक्स हमारा इस फॉर्म में होगा तो हम लोग ने करेक्ट एज्यूम किया। तो एफ एक्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें, यानी क्योंकि ये वाला एफ एक्स और ये वाला एफ एक्स तो सेम ही है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो ये फॉर्म को हम लोग इधर वाले को सेम रहने देते हैं, इधर वाले को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ करके डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग क्या कीजिएगा एक एक स्टेप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब ये सॉल्व करने पे इतना आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इधर से और लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है,
अब हम लोग अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। तो ए इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, के। ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, के। अब एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट एक साइड क्या है, बी है, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, देखो यहां से देखो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब देखो के की वैल्यू कितनी थी, ए के बराबर, तो बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो गया कि अल्फा बीटा, अगर हमें पता होगा कि सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा क्या है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट। ये क्या है, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो। जीरो को हम लोग रूट भी बोलते हैं, ठीक है, या सम ऑफ जीरो है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अब हम लोग कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, तो कांस्टेंट एक साइड में क्या है, सी है, और दूसरे साइड में कितना हो जाएगा, के इंटू अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा बीटा। अब के की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर, तो सी अपॉन ए इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा बीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, के को इधर ले आया, मैं डिवाइड कर दिया, और के की जगह को ए से रिप्लेस कर दिया। तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट या जीरो एक ही बात, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलो आप, एक ही बात है। तो यहां से हमने क्या निकाला, एक रिलेशन निकाला कि अगर हमें रूट पता है यानी जीरोस पता है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालना है कि कितना आएगा, इक्वेशन से देख करके कि इसके रूट का सम कितना आएगा। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दे दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से आपसे पूछा है कि सम ऑफ रूट कितना होगा, इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, एक जीरो को दूसरे जीरो से, क्योंकि इसका दो जीरो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, तो एक जीरोस को दूसरे जीरो से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए होगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो b है वो हमारा सेकेंड टर्म है, यानी वो x का कोफिशिएंट है, और a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं ना, a को b से रिप्लेस कर देते हैं, या a को c से रिप्लेस कर देंगे और b को a से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको इस फॉर्म में तो याद रखना ही है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि b क्या है हमारा सेकेंड टर्म यानी x का कोफिशिएंट, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। चलिए ठीक है, तो हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा और सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ रूट पढ़ा। तो ये हमें याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या रिलेशन होने वाला, ये हमें बस याद रखना है। इस साइड को मैं हटा देता हूं। ठीक है, एक चीज हमें और यहां पे याद रखनी है, क्या याद रखनी है, डिस्क्रिमिनांट। यहाँ इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो हमारा जो रूट निकलेगा यानी इस इक्वेशन के जीरो निकलेंगे, वो कैसे जीरो होंगे, वो रियल होंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, मतलब उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल वैल्यू नहीं होगी। और अगर हमारा d इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमारा ये कैसे, d इक्वल्स डी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो ये कैसा हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, यानी रूट यानी अल्फा बीटा,
यहाँ पे अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स होंगे, वो उनकी वैल्यू अलग होगी। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो हमारा जो अल्फा बीटा होगा उसका नेचर कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल वैल्यू के होंगे। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो इक्वल वैल्यू पे आ रहा है यानी ये कहीं ना किसी टर्म का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये समझना है। अब एक चीज याद रखना है कि मैंने बताया था कि जब हम लोग इसके इक्वेशंस पढ़ेंगे, मतलब सॉरी ग्राफ पढ़ेंगे, इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारा पाराबोला कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। जो लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इसकी एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट की। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, -b/2a कोमा -d/4a, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, कैसे आता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए कि जो वर्टेक्स होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b/2a और -d/4a। फिर अभी हम लोग इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करके समझेंगे कि ए पे ये ग्राफ कैसे डिपेंड करता है। बस ए की वैल्यू पे ये ग्राफ डिपेंड करेगा कि ये अपर पाराबोला होगा कि लोअर पाराबोला होगा। ठीक है, तो हम लोग दो कंडीशन लेंगे, दो कंडीशंस को कंपेयर करके देखेंगे कि वो ए की वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, दो जीरोज होंगे, अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा और कांस्टेंट टर्म में हमने ये रिलेशन निकाल लिया। ये रिलेशन में आपको ये याद रखना है कि ये जो b है वो सेकेंड टर्म है, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और c जो है हमारा लास्ट टर्म है। अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे चेंज कर दिया तो आपको डायरेक्टली b/a लिखोगे तो वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, d का इक्वेशन याद रखना कि b² - 4ac, d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड इक्वल, अनइक्वल रूट्स आएंगे। d इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। और जो वर्टेक्स का पॉइंट डिसाइड करते हैं हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, -b/2a और -d/4a से वर्टेक्स का पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे लीनियर इक्वेशन का हमने अभी ग्राफ देखा ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, लेकिन इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस यू शेप का आता है। ठीक है, तो ये यू ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया और वो लोअर पैराबोला होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को अभी डिस्कस करेंगे।